चलते हैं हम लोग, सीधी बात, नो बकवास। पहला चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में जो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन है उसी को हम लिए हैं, कि जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम भयानक वाला इंपॉर्टेंट है, उसी को लिए हैं। कहते हैं दोस्त मेरे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या कहता है दोस्त मेरे? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल एकदम निकालना आप जान लीजिए। बल बटा क्षेत्रफल बोले तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बटा मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्त मेरे पास्कल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। बीमा निकालने तो आपको आता होगा, केजी मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा केजी मीटर पर पावर -1 सेकंड पर पावर -2। इसका बीमा निकालोगे तो ये हो जाएगा m l -1 t -2। तो जितना पीडीएफ में निकाला हुआ है एक बार उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अगर आपके पास समय हो। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बटा मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m l -1 t -2। अगर पृष्ठतनाव बराबर बल बटा लंबाई होता है, बल का हो गया न्यूटन और लंबाई का हो गया मीटर। न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बटा मीटर, मीटर मीटर कट गया, केजी सेकंड पर पावर -2 हो जाएगा। और दोस्त मेरे ये हो जाएगा m t पर पावर -2, m t पर पावर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? -2। फिर आ जाओ घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का होता है केजी, आयतन का होता है मीटर क्यूब, ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा m l पर पावर -3। देख लो, केजी पर मीटर क्यूब, केजी के बदले m, m के बदले l। यहां देखोगे न्यूटन बटा मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का बटा मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, केजी सेकंड पावर -2, m t पर पावर -2। इसी तरीके से आप सबका जितना हम दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस सबका जितना हम दिए हुए हैं सबका सॉल्यूशन भी है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सबका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। उसके बाद आप चलिए, किसका मात्रक और बीमा समान होता है? किसका मात्रक और बीमा समान होता है? समान मात्रक और बीमा वाले जो होते हैं, चाल और वेग, चाल और वेग का मात्रक और बीमा समान होता है Lt पर पावर -1। भार और बल न्यूटन होता है MLT -2। प्लांक्स नियतांक और कोणीय संवेग, इसका मात्रक और बीमा समान होता है ML स्क्वायर T -1। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का समान होता है, संवेग और आवेग का समान होता है MLT -1। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का समान होता है, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इस सब का समान होता है। आपेक्षिक घनत्व, देखो एक चीज ध्यान में रखना, इसमें से तुमको जो पूछेगा, भार और बल का मात्रक और बीमा, चाल और वेग का मात्रक और बीमा, संवेग आवेग का मात्रक और बीमा, ऊर्जा कार्य और बल आघूर्ण का मात्रक और बीमा, और ये दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इस सब का मात्रक और बीमा समान होता है। हाईलाइट कर लो। किसका नहीं होता है मात्रक और बीमा? जो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है वो है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। देख लो, चाल और वेग का मात्रक और बीमा समान, भार और बल का मात्रक और बीमा समान, संवेग आवेग का मात्रक और बीमा समान, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का मात्रक और बीमा समान, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक का मात्रक और बीमा समान। आपका सर फास्ट हो रहा है तो दोस्तों 3 घंटा में कंप्लीट करना है, तो आप खाली एकदम कंप्लीट देखते जाइए, हम पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। यही 5 है, 1 2 3 4 5। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। भार और बल का मात्रक और बीमा समान, चाल और वेग का मात्रक और बीमा समान, संवेग आवेग का मात्रक और बीमा समान, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का मात्रक और बीमा समान, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, सब का मात्रक और बीमा समान होता है। और किसका नहीं होता है? तो ये 5 का नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व, आवर्धन क्षमता, विकृति, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक जगह में होगा वो मात्रकहीन और बीमाहीन, विकृति मात्रकहीन और बीमाहीन, घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन, आवर्धन क्षमता मात्रकहीन और बीमाहीन है। अगला ले लो, एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10⁻15 मीटर होता है। इसी को हम लोग 1/10⁻15 मीटर लिखते हैं। और इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा, 10⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो फर्मी या फेम्टो है, ये नाभिक की त्रिज्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा का बड़ा नाभिक की त्रिज्या होती है। पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, ये परमाणु की त्रिज्या होती है, ये परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। इसी को हम अलग अलग तरीके से 1/10⁻10 मीटर लिख सकते हैं, 1/10⁻10 मीटर लिख सकते हैं, या 100 से गुना करेंगे 10⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से देखो, फर्मी या फेम्टो नाभिक की त्रिज्या है 10⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। इसको 1/10⁻10 लिख सकते हैं, इसको मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻8 लिख सकते हैं। फिर आ जाओ नैनोमीटर 10⁻9, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 माइक्रोमीटर याद रखना 10⁻6 मीटर, या 0.001 2 mm, एकदम याद रखना। ही पूछेगा, ये पूछेगा और ये पूछेगा, ये 3 को पूछेगा, क्योंकि ये नाभिक की त्रिज्या है और ये परमाणु की त्रिज्या है। याद ना रहे तो एकदम याद रखना दोस्त मेरे, नाभिक छोटा है अब परमाणु बड़ा है, तो बड़ा है तो पावर में वैल्यू छोटा होगा, और छोटा है तो माइनस में है तो पावर में वैल्यू बड़ा होगा। जब माइनस में वैल्यू बड़ा होगा वो छोटा होगा, और ये बड़ा है तो वैल्यू छोटा हो जाएगा 10⁻−10। यानी अगर नाभिक की त्रिज्या होगी फर्मी या फेम्टो में और परमाणु की त्रिज्या होगी एंगस्ट्रॉम में, नाभिक की त्रिज्या होगी फर्मी या फेम्टो में, परमाणु की त्रिज्या होगी एंगस्ट्रॉम में। उसके बाद प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाश वर्ष दूरी नापने की, लंबी दूरी नापने का मात्रक है। अनौपचारिक रूप से या सामान्यतः लंबी दूरी नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय मात्रक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से नापते हैं। एक खगोलीय मात्रक 1.5 × 10⁻11 मीटर हो जाता है, या 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। एक पार्सेक, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, बराबर इतना मीटर, या एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ये पूछा जाता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब देख लो, फर्मी या फेम्टो नाभिक की त्रिज्या है, एंगस्ट्रॉम परमाणु की त्रिज्या है, 1 माइक्रोमीटर 0.0001 mm, 2 फिर आते हैं एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। खगोलीय मात्रक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कहेगा नापते हैं किससे? खगोलीय मात्रक से। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, एक पार्सेक बराबर 2.26 प्रकाश वर्ष होता है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और फर्मी या फेम्टो नाभिक की त्रिज्या है, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, ये परमाणु की त्रिज्या है। 1 माइक्रोमीटर 0.001 mm। अगला
प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अनौपचारिक रूप से या सामान्यतः दूरी को नापता है। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से नापते हैं। प्रदीप्ति की इकाई है लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। याद न रहे तो इसे ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। प्रदीप्ति का स्पेलिंग छोटा है, लक्स का स्पेलिंग छोटा है, प्रदीप्ति पुंज का स्पेलिंग बड़ा है, ल्यूमेन का स्पेलिंग बड़ा है। प्रदीप्ति का लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, ध्यान से समझ लो क्या क्या हम बोले हैं दोस्तों। जो मात्रा का बीमा बोले हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना, ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको एक बार देख के जाना। दूसरा, चाल और वेग का मात्रा का बीमा समान, संवेग आवेग का मात्रा का बीमा समान, संवेग आवेग का मात्रा का बीमा समान होता है। बल आघूर्ण और ऊर्जा का मात्रा का बीमा क्या होता है, समान होता है। उसके बाद हम बोले आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक, घर्षण गुणांक, की सबका कोई मात्रा का बीमा नहीं होता। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10 15 मीटर होता है जो नाभिक की त्रिज्या है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 to the power -10 मीटर होता है जो परमाणु की त्रिज्या है। एक माइक्रोमीटर बराबर 0.00 2.001 mm 2.001 mm होता है, 0.001 mm होता है। अगला सदिश और अदिश, एक होता है सदिश, एक होता है दोस्त मेरे अदिश, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश जिसमें दिशा हो, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं हो। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश अ का मतलब होता है नहीं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। स का मतलब होता है हाँ, हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं। नहीं हो दिशा जिसमें अ मतलब नहीं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश, हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश, हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश। अमान्य जो मान्य नहीं है, अदिश जिसमें दिशा नहीं है। आज इसका लिस्ट है, इसको बढ़िया से देख लेना, इसको दोस्त मेरे बढ़िया से देख लेना, इसको कोशिश करना दोस्त मेरे बढ़िया से देख लेने का। देखो सदिश में विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, बल है, संवेग है, आवेग है, चुंबकीय क्षेत्र है, धारा घनत्व है। अदिश में द्रव्यमान, कार्य, बताओ कार्य की कोई दिशा होती है, द्रव्यमान का कोई दिशा होता है, ऊर्जा का कोई दिशा होता है, शक्ति का कोई दिशा होता है, क्षेत्रफल का कोई दिशा होता है, घनत्व का कोई दिशा होता है, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, इस सब का कोई दिशा होता है। लेकिन मुख्यतः जो पूछता है सदिश में जो एकदम नीचे गिर जाएगा तो बल पूछ देगा, और न तो पूछेगा संवेग, न तो पूछेगा आवेग, न तो पूछेगा तीव्रता, चाहे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो। अदिश में अगर पूछेगा दोस्त मेरे, अदिश में थोड़ा पूछेगा तो दाब पूछेगा, दाब एक अदिश राशि है, घनत्व एक अदिश राशि है, विभव जितना है सब अदिश राशि है, विभव जो है वो अदिश राशि है। इसमें भार सदिश है, विभव जितना है सब अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। इतना तो दोस्त मेरे तुमको ध्यान में रखना है। देख लो, सदिश बल, संवेग, आवेग, तीव्रता और भार, ये सब सदिश राशि है। अदिश राशि दाब, घनत्व, विभव, ऊर्जा, शक्ति और कार्य, ये अदिश राशि। बताओ दाब की कोई दिशा होती है, घनत्व का कोई दिशा होता है, विभव है कि एक प्रकार का कार्य है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, ऊर्जा का कोई दिशा होता है, हमारे अंदर ऊर्जा उसकी क्या दिशा है, शक्ति की कोई दिशा होती है, कार्य की कोई दिशा होती है। ये दोस्त मेरे जो अधिकतर पूछा जाने वाला मामला है वो यही है। अब पूछने के लिए दोस्त मेरे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आ जाओ इधर, इसमें आपको पता होगा कि r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। और किसी भी सदिश का परिणामी का परिमाण जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, किसी भी सदिश के परिणामी का परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और इसका जो मैक्सिमम मान होता है r मैक्स का वो होता है a + b, और r का जो मिनिमम मान होता है वो होता है दोस्त मेरे a - b। r का मैक्सिमम मान a + b और r का मिनिमम मान होता है दोस्त मेरे a - b। ये ध्यान रखिएगा, इसी r को हम a + b का मॉड कहते हैं, a - b का मॉड हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यानी r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, इसी को हम a + b भी कहते हैं, a - b हो जाएगा, a² + b², यहाँ -2ab cos थीटा हो जाएगा। r का मैक्सिमम मान हो जाएगा a + b और r का मिनिमम मान हो जाएगा a - b। ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो पूछता है r के बारे में, परिणामी का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का योग है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, जेकरा में दिशा होगा वो सदिश होगा, जेकरा में दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा। उसका लिस्ट हम अभी आपको बता दिए हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी में सीधा चलते हैं। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है दोस्त मेरे। एकरा में जो क्वेश्चन आपको पूछता है, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको कहते हैं दोस्त मेरे हम दूरी, इसको कहते हैं दोस्त मेरे विस्थापन, इसको कहते हैं दूरी और इसको कहते हैं विस्थापन। देखो, अगर किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी, न्यूनतम दूरी जो होगा उसको विस्थापन। ये निश्चित दिशा में होता है, इसलिए ये सदिश राशि है, इसलिए ये सदिश राशि है। ये किसी भी दिशा में होता है, ये अदिश राशि है। और इसका SI मात्रक मीटर होता है और इसका भी SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दोनों का SI मात्रक मीटर होता है। सदिश जिसमें दिशा होगा, अदिश जिसमें दिशा नहीं होगा। सदिश जिसमें दिशा होगा और अदिश जिसमें दिशा नहीं होगा। तो देख लो, अब अगर हम बात करें दूरी बड़ा है, दूरी जो है वो इस कंडीशन में अगर आप देखिएगा, इस कंडीशन में दूरी बड़ा है, दूरी की अगर हम बात करें, तो दूरी बड़ा है और विस्थापन दोस्त मेरे छोटा है। दूरी बड़ा है और विस्थापन छोटा है, लेकिन अगर सीधी सड़क पर चलेगा तो दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर है। सीधी सड़क पर अगर चलेगा और जहां से चले हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिला दीजिएगा तो वही विस्थापन निकल के आ जाएगा। कहते हैं तो वही विस्थापन निकल के आ जाएगा। कहते हैं दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, क्योंकि भैया ये अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन का परिमाण दोनों को व्यक्त करता है, क्योंकि ये सदिश राशि है। और कहते हैं विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या सदिश राशि है। या कौन राशि है दोस्त मेरे, सदिश राशि है। दूरी बटा विस्थापन का मान, दूरी या तो बड़ा होगा या तो बड़ा होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब सीधी सड़क पर चलेगा। अब विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है।
अगला एकदम चला सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया, देखो ये अगर कोई पिंड नीचे की ओर आया या नीचे से ऊपर गया तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो यू का मान 0 होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो भी का मान 0 होगा। जितना समय जाने में लगेगा उतने समय आने में लगेगा। और दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी का मान और कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है। जी का मान और कुल ऊर्जा नियत रहेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आधा हाइट पे h/2 हाइट पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 50% होगा, पोटेंशियल एनर्जी 50% होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा 50% होगा और टोटल एनर्जी तो हर जगह 100% होगा, तब ना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। आधी ऊंचाई पर रहेगा तो आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाइट घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पूछता है देखो हम फिर से दोबारा क्लियर कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा क्योंकि हाइट घट रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा बढ़ेगा, टोटल एनर्जी का मान कांस्टेंट रहेगा। फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो दोस्त मेरे क्या होगा, इतना आधा में तो बोल दिया आधा आधा दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाएगा, अगर नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रहा है ना, हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। जल्दी कहते हैं दोस्त मेरे ऊपर से नीचे आएगा, हाइट घट रहा है, हाइट घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। जल्दी नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, गुरुत्वीय त्वरण का मान और कुल ऊर्जा का मान नियत रहेगा। नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो अंतिम वेग 0 और ऊपर से नीचे गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग 0। जी का मान और कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। आधा पर रहेंगे तो आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक हो जाएगा, आधा पर रहेंगे आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक हो जाएगा। अब देखो दोस्त मेरे, अगर मैं कहूं कि दोस्त मेरे ये पहला समीकरण है v बराबर u प्लस 80, दिखाई दे रहा है तुमको, v बराबर u प्लस 80 ये पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस 80 ये पहला समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ये दूसरा समीकरण है, अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये तीसरा समीकरण है। तो दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में होगा, और अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो खाली ये जितना समीकरण है सब में एक जगह माइनस जी पुट कर देना है, और ऊपर से नीचे आएगा तो एक जगह पर क्या पुट कर देना प्लस जी। देख लो एक जगह माइनस जी करोगे v बराबर u माइनस gt हो जाएगा, s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। यहाँ अगर ऊपर से नीचे आएगा v बराबर u प्लस gt, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। ये अगर आपको याद न रहे तो इसे याद रखिएगा, x एक्सिस पर ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, लेकिन ये माइनस जी होता है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर आता है तो प्लस जी होता है, उल्टा होता है। y एक्सिस पर जो होता है ना उसका उल्टा होता है, y एक्सिस पर ऊपर की ओर माइनस जी प्लस होता है तो यहाँ माइनस जी होगा, नीचे की ओर माइनस होता है तो यहाँ प्लस जी हो जाएगा, यहाँ प्लस जी हो जाएगा। और क्षैतिज में तो आपको पता है क्या होगा। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, कौन इक्वेशन क्या बताता है, कौन इक्वेशन क्या बताता है उस पर अगर हम चलते हैं तो देख लो v बराबर u प्लस 80 ये पहला समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ये दूसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s ये तीसरा समीकरण है। याद ना रहे तो ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। अगर एक से मल्टीप्लाई तो पहला इक्वेशन, हाफ बोले तो 1 2 3 में बीच में हाफ है तो ये दूसरा समीकरण, और दो सब एक हाफ दो में सबसे ज्यादा दो है तो ये तीसरा समीकरण। अब कहेगा कौन इक्वेशन क्या बताता है, कितना बार हम बोले u और a को काट दो, u और a को काट दो, u और a को काट दो, तो ये दिखाएगा वेग और समय के बारे में। देखो वेग और समय के बारे में बताएगा, ये विस्थापन और समय के बारे में बताएगा, और ये वेग और विस्थापन के बारे में बताएगा। और एक चीज ध्यान रखना, विस्थापन को ही स्थिति भी कहते हैं, विस्थापन को ही क्या कहते हैं स्थिति। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हम कहां हैं, इसका पता कैसे चलेगा दूरी और विस्थापन से, कि कितना दूरी आपने ट्रेवल किया, कितना आप विस्थापित हुए, इसी से पता चलेगा आप कहां हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक समान वेग से कोई पिंड जा रहा है, एक समान वेग से अगर कोई पिंड जा रहा है तो इसका त्वरण का मान 0 होगा। देख लो एक समान वेग से जा रहा है, त्वरण का मान 0 होगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर औसत वेग तत्कालिक वेग के बराबर होगा तब भी त्वरण का मान 0 होगा। तुम देख लो औसत वेग है 2 + 2 4 अब बटा 2 तो 2 हो जाएगा। औसत वेग तत्कालिक वेग के बराबर होगा तब भी त्वरण का मान 0 होगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर बल का मान 0 है तो त्वरण का मान भी 0 होगा। क्वेश्चन पूछता है क्योंकि F बराबर होता है ma, F बराबर होता है ma, तब बल 0 हो जाएगा तो त्वरण भी 0 होगा। त्वरण तब 0 होगा जब बल का मान 0 होगा। जैसे अगर हम चल रहे हैं, हमारे ऊपर अगर बल लगाओगे तो मेरा वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन होगा तो हमारा त्वरण हो जाएगा, लेकिन वेग में परिवर्तन मेरा कब होगा, जब हमारे ऊपर बल लगाओगे। अब बल नहीं लगाओगे तो एक समान चाल से चलेंगे। अगर किसी वस्तु पर बल ना लगाया जाए तो वो एक समान चाल से चलेगा, और जैसे धक्का दे देंगे उसका बल वेग चाल बदल जाएगा, और चाल बदल जाएगा तो उसमें त्वरण हो जाएगा। अर्थात अगर त्वरण है तो बल होगा, और त्वरण का मान 0 है मतलब बल का मान क्या होगा, 0 होगा। बल क्या है, एक समान वेग में परिवर्तन, और दोस्तों एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान क्या होगा, 0। जितना समय ऊपर जाने में उतने समय नीचे आने में। ब्रेक लगा देगा तो अंतिम वेग 0 मार लेना है, और अगर विरामावस्था चलेगा u का मान 0 मान लेना है। ब्रेक लगा देगा अंतिम वेग 0, अब विरामावस्था चलेगा u का मान 0 हो जाएगा। अगला ये 10 गो ग्राफ है, ये 10 गो ग्राफ है, ये विस्थापन और समय। आपको पता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय जो है ये वेग का मान देगा, विस्थापन बटा समय वेग का मान देगा, और वेग बटा समय जो है ये त्वरण का मान देगा। विस्थापन बटा समय वेग का मान देगा, अब वेग बटा समय त्वरण का मान देगा। तो देख लो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ वेग का मान देगा। यही अगर वेग और समय के बीच का ग्राफ होता, वेग और समय के बीच का ग्राफ होगा, ये त्वरण का मान देगा। और ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ये एक समान वेग देगा। इसमें वेग ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग बढ़ेगा, इसमें वेग घटेगा। सेम मामला होगा वेग और समय के बीच का ग्राफ अगर होगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ
होगा तो इसमें ये एक समान त्वरण होगा, इसमें त्वरण का मान बढ़ेगा, इसमें त्वरण का मान घटेगा। एक लाइन का बात देखो बढ़िया से फिर से समझ लो। अगर विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ होगा तो विस्थापन बटा समय वेग होता है, वेग बटा समय त्वरण होता है। विस्थापन और समय का जो ग्राफ होगा वेग का मान देगा, तो भैया विस्थापन और समय वेग, ये एक समान वेग, इसमें वेग बढ़ा, इसमें वेग घटा। यहाँ वेग और समय के बीच का ग्राफ है, ये त्वरण का मान देगा, एक समान त्वरण, इसमें त्वरण बढ़ा, इसमें त्वरण घटा। और ये जो ग्राफ है ये असंभव है, क्योंकि ये समय एक्सिस है, समय कभी भी नियत नहीं रहता। ये ग्राफ जो है असंभव है और ये ग्राफ भी असंभव है। यहाँ ये एक समान, ये विरामावस्था को दर्शाता है। ये चूंकि देखो यहाँ विस्थापन का मान कांस्टेंट है, तो विरामावस्था को दर्शाएगा जब विस्थापन समय होगा। और जब वेग समय होगा ना, इसका वेग का मान कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक समान वेग को दर्शाता है। देख लो बढ़िया से क्या कहता है, बढ़िया से देखो। एक नंबर ये असंभव ग्राफ है ना, एक नंबर ये है ना, एक नंबर ये है, तो इसमें वेग का मान बढ़ रहा है। देखो ऐसे जा रहा है तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, वेग का मान बढ़ेगा। 2 नंबर में देखो वेग का मान घट रहा है। 2 नंबर में दोस्त मेरे देखो बढ़िया से वेग का मान घट रहा है, ऐसे जा रहा है। और 3 नंबर में एक समान वेग है, तो देख लो 3 नंबर एक समान वेग को बताता है। 4 नंबर जो है ये 4 नंबर ये है, ये विरामावस्था को दर्शाता है, क्योंकि विस्थापन इसका कांस्टेंट है, ये विरामावस्था को दर्शाता है। अब 5 नंबर ये है तो ये असंभव है। फिर यहाँ आ जाओ तुम, वेग और समय के बीच का ग्राफ है, ये एक समान त्वरण को दर्शाता है, इसमें एक समान त्वरण को दर्शाता है। 3 नंबर, 1 नंबर त्वरण का मान बढ़ेगा चूंकि ऐसे जा रहा है, 2 नंबर त्वरण का मान घटेगा चूंकि ऐसे आ रहा है। ये 5 नंबर असंभव है। 4 नंबर एक समान वेग को दर्शाता है। यही 10 गो ग्राफ है जो तुमको पढ़ना है। उम्मीद करते हैं इतना दिन से आप पढ़े जरूर होंगे। और एक चीज और, इस टाइप के ग्राफ में जरूर ध्यान देना कि भैया मेरे अगर जो जिसकी ओर होगा उसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, जो जिसकी ओर होगा उसी को सपोर्ट करेगा। अब ध्यान से देखो, अगर दोस्त मेरे ये सी इधर की ओर है, दूरी की ओर है, तो भैया दूरी की अगर बात करोगे तो सी जो है दूरी की ओर है, सी में ज्यादा होगा, उससे कम डी में होगा, उससे कम ए में होगा, उससे कम बी में होगा। तो भैया अगर मतलब दूरी जकरा में ज्यादा होगा और वेग भी ज्यादा होगा, तो वेग भी सबसे ज्यादा सी में, उससे कम डी में, उससे कम ए में और सबसे कम बी में होगा। तो सबसे धीमा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे धीमा कौन हो जाएगा दोस्त मेरे? बी हो जाएगा। देख लो, जिसकी ओर जो रहेगा उसको फेवर करेगा। ये दूरी की ओर है सी, इसको फेवर करेगा। दूरी सी में ज्यादा, उसके बाद डी में, उससे कम ए में, उससे कम बी में। तो सबसे धीमा कौन है दोस्त मेरे? बी है। सबसे धीमा कौन है? बी है। सबसे धीमा कौन है दोस्त मेरे? बी है। सबसे धीमा कौन है? बी है। अब देखो चलते हम लोग प्रक्षेप्य गति में। प्रक्षेप्य गति में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि कितना कोण पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य का पथ ऐसा होता है, दैट इज परवलयाकार होता है। भाला फेंकने पर भाले की गति ऐसी होती है प्रक्षेप्य गति, और छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। और कितने कोण पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा? 45 डिग्री। अभी तक यही पूछा है, अधिकतर यही पूछता है। छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, ये प्रक्षेप्य गति है। और अगर हम बात करें दोस्त मेरे, अगर किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु महत्तम दूरी तय करती है। अब आ जाओ कितना पर 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंका जाए तो वस्तु महत्तम दूरी तय करेगा। उसके बाद आ जाओ उत्तोलक। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को क्या कर देती है दोस्त मेरे? आसान कर देती है। और उत्तोलक की अगर हम बात करें, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। कोई भी मशीन होगा उसकी दक्षता जो होगी दोस्त मेरे वो 100% से कम होती है। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। अगर हम उत्तोलक की बात करें, उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। एक है फ्लक्रम, एक है लोड, एक है एफर्ट। और दूसरे हम कितना बार बोले हैं कि अगर हम उत्तोलक में बात करें FLE, F बोले तो फ्लक्रम, फ्लक्रम बोले तो आलम्ब बिंदु, अगर होगा बीच में तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, अगर L यानी लोड यानी वस्तु होगा बीच में द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, अगर एफर्ट होगा बीच में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। देख लो फ्लक्रम की अगर बात करें दोस्त मेरे, तो अगर हम कहें पेंच होगा बीच में, पेंच होगा बीच में तो हम कहेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। वस्तु होगा बीच में, कहेंगे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। एफर्ट या प्रयास करेंगे अगर बीच में तो कहेंगे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक एग्जांपल देख लो, अगर ये पिलास है तो बीच में देखो F है, F बीच में रहेगा, पेंच बीच में रहेगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। लोड, नींबू निचोड़ने का मशीन ले लो तुम, नींबू निचोड़ने का मशीन में नींबू बीच में होता है, लोड बीच में होता है। एफर्ट बीच में रहेगा यानी आयास बीच में रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे, आयास बीच में रहेगा तो भैया एफर्ट बीच में रहेगा। देख लो F बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का, L यानी वस्तु बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का, E बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का। इसका एग्जांपल देखो क्या क्या, कैंची है, पिलास है, उसके बाद सरसी है, साइकिल का ब्रेक है, उसके बाद नेल कटर है। इसका एग्जांपल में आओगे खैनी काटने का मशीन है, नींबू निचोड़ने का मशीन है, एक पहिया कूड़ा गाड़ी है। ये सब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में चिमटा हो गया, किसान का हल हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया। उसके बाद दोस्त मेरे FLE आप याद रखिए, FLE उत्तोलक का सिद्धांत कहता है कि भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। उत्तोलक का सिद्धांत कहता है भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। इसको हम लोग यांत्रिक लाभ अगर हम कहें, यांत्रिक लाभ की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आयास गुना आयास भुजा, भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है दोस्त मेरे कि भार बटा आयास, भार बटा आयास बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। इसका फॉर्मूला होता है आयास भुजा बटा भार भुजा, दैट इज FE बटा FL, FE बटा FL। अब देखो एकदम आराम से, यांत्रिक लाभ बराबर भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। और यांत्रिक ये है उत्तोलक का सिद्धांत। और अगर यांत्रिक लाभ कहेगा तो भार बटा आयास बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। याद न रहता है, FF कॉमन है, पहले E होता है तब L होता है, FE बटा FL। आयर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहें तो सब होता है 1 से बराबर, 1 से बड़ा, 1 से छोटा सब। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहेंगे 1 से बड़ा होता है। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक लाभ कहेंगे उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहेंगे 1 से छोटा होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर 3 होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा, ये उत्तोलक का फॉर्मूला है यांत्रिक लाभ का। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास या आयास भुजा बटा भार भुजा, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास या आयास भुजा बटा भार भुजा। की उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जिसकी दक्षता 100% से क्या होती है? कम होती है।
अगला देख लो, उत्तोलक की अगर हम बात करें, एफ एल ई, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का। अगला उत्तोलक का सिद्धांत, भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। इसी को यांत्रिक लाभ बराबर लिखते हैं आयास भुजा बटा भार भुजा। आयास होगा तो यहाँ भार होगा, भार होगा तो यहाँ आयास होगा। इसी पर सारा क्वेश्चन है। उत्तर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 के बराबर तीनों। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा। पहले 2 होता है तो पहले बड़ा होगा, यानी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। फिर आते हैं न्यूटन के गति का नियम और घर्षण। न्यूटन के गति के नियम की अगर बात करें, न्यूटन की गति का 3 नियम था। न्यूटन की गति पहले तो जड़त्व, जड़त्व क्या है, अगर कोई वस्तु अस्थिर रहना चाहता है गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। अगर कोई वस्तु अस्थिर रहना चाहता है गति में तो गति में रहना चाहता है, या गुण जड़त्व कहलाता है, अर्थात वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। दोस्त मेरे, अगर हम कहें न्यूटन का प्रथम नियम से हमें बल की क्या मिलती है, परिभाषा। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है, और तीसरे नियम से बल की प्रकृति और दिशा का पता चलता है। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र, तीसरे से बल की प्रकृति। अब देखो, जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एगो विराम का जड़त्व, एगो गति का जड़त्व। अगर हम जड़त्व की बात करें दोस्त मेरे, तो जड़त्व 2 प्रकार का होता है। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एगो विराम का जड़त्व होता है और एगो दोस्त मेरे गति का जड़त्व होता है। अगर कोई वस्तु, क्वेश्चन इसमें पूछता है, अगर कोई धावक समापन रेखा के बाद भी दौड़ते चला गया तो इसको हम लोग दोस्त कहते हैं गति का जड़त्व। अगर कोई धावक समापन रेखा के बाद भी दौड़ते चला गया तो गति में है तो गति का जड़त्व, विराम में रहेगा तो विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व ज्यादा होता है, विराम का कम होता है। और न्यूटन का पहला नियम कहता है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा, अर्थात mv माइनस mu बटा t, या यूं कहें कि f बराबर m into a की जगह पर होता है v माइनस u by t, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल का फार्मूला जो है न्यूटन के दूसरे नियम से, बल का सही मात्रक न्यूटन सीजे मात्रक डाइन है, 1 न्यूटन वाट 5 डाइन, सबको पता है। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर कोई घोड़ा चल रहा है तो आगे कैसे बढ़ेगा, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी जो घोड़े पर बल लगाएगा उसके कारण। मेरे द्वारा पानी पर लगाएगा बल के कारण हम आगे नहीं बढ़ते, पानी जो रिएक्शन फोर्स लगाता है उसके कारण हम आगे बढ़ते हैं। कोई बॉल अगर हम पटक रहे हैं तो बॉल के द्वारा पृथ्वी पर लगाएगा बल के कारण नहीं उछलता, पृथ्वी जो बॉल पर लगाता है उसके कारण वह उछलता है। तो कहते हैं न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम बल की परिभाषा, दूसरा बल का सूत्र, तीसरा बल की प्रकृति। उसके बाद गति या विराम का विरोध होगा प्रथम नियम, चोट कम या ज्यादा लगना द्वितीय नियम, चोट लग गया तृतीय नियम। आप कहेगा ये क्या बोल रहे हैं सर, देखो अगर चोट कम या ज्यादा लगेगा द्वितीय नियम, इसमें तुमको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। तृतीय नियम का मैक्सिमम एग्जांपल पूछता है, एगो रॉकेट का उड़ना और दूसरा बंदूक से गोली का चलना। ये दोस्त मेरे न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जांपल है। इसका प्रथम नियम का जो एग्जांपल पूछेगा वही कि अगर कोई व्यक्ति एकाएक गाड़ी चलेगा आगे झुक जाएगा, एकाएक गाड़ी रुक जाएगा पीछे झुक जाएगा, दरी को छड़ी से पीटने पर धूलकणों का गिरना, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, ये सब प्रथम नियम का एग्जांपल है। इसमें पूछेगा बंदूक पीछे हटा चोट लग गया, तृतीय नियम है, यानी चोट का लगना तृतीय नियम है। गड्ढे पर कूदने से कम चोट लगा और फर्श पर कूदने से अधिक चोट लगा, ये चोट कम ज्यादा लगा, द्वितीय नियम है। टेनिस की गेंद से चोट कम लगता है, क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, चोट कम अधिक लगा, द्वितीय नियम है। इतने क्वेश्चन मेनली पूछता है, मेनली यही पूछता है, रॉकेट का उड़ना और बंदूक की गोली से, बंदूक चलाने से बंदूक का पीछे की ओर हटना, ये तृतीय नियम का एग्जांपल है। घर्षण बल को क्षयकारी अक्षीण बल कहते हैं, क्योंकि स्नेहक डालकर लुब्रिकेंट डालकर इसको कम किया जा सकता है। लुब्रिकेंट ये घर्षण बल गति का विरोध करता है। और लुब्रिकेंट की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो लुब्रिकेंट 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और अर्धठोस। लुब्रिकेंट यानी स्नेहक जो घर्षण को कम करता है, ये 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और अर्धठोस। ठोस स्नेहक में ग्रेफाइट है, इसका उपयोग पेंसिल में भी करते हैं, और द्रव में तेल और मोबिल है, अर्धठोस में ग्रीस और वैसलीन है। तो दोस्तों स्नेहक डालकर घर्षण को कम किया जा सकता है, इसलिए घर्षण बल को क्षयकारी बल के नाम से जानते हैं। घर्षण बल को क्षयकारी बल के नाम से जानते हैं। अब देखो ग्रेफाइट कहां पाया जाता है, पेंसिल में। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, 1 उंगली 2 की 5 उंगली 2 घर्षण उतने लगेगा, लेकिन सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो मेरे गाल का घर्षण ज्यादा होगा, बच्चा का गाल का घर्षण कम होगा, तो सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतहों की अनियमितता पर निर्भर करता है। किसी वस्तु को धक्का देकर छोड़ दोगे कुछ दूर जाके रुक जाएगा, घर्षण बल के कारण। किसी वस्तु पर धक्का देकर छोड़ दोगे कुछ दूर आगे जाके रुक जाएगा, किस बल के कारण, घर्षण बल के कारण। सतहों की अनियमितता का कारण क्या है, घर्षण। घर्षण 2 प्रकार का, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जिससे फायदा होगा सकारात्मक, जैसे हम चल पाते हैं, सकारात्मक, हम फिसल जाएंगे, नकारात्मक। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है, जिसको स्नेहक डालकर क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे आप ऐसे रगड़िए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होगा, ये ताप गर्मा जाएगा, तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। अब घर्षण 4 प्रकार का, स्थैतिक, सीमांत, गतिज और लोटेनिक। यह घर्षण बल तब लगता है अगर कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में होता है। यह घर्षण बल तब लगता है जब कोई वस्तु फिसलने पर होता है। यह घर्षण बल तब लगता है जब कोई वस्तु फिसल रहा होता है। और यह घर्षण बल तब लगता है जब कोई वस्तु लुढ़क रहा होता है। यह घर्षण बल तब लगता है जब कोई वस्तु लुढ़क रहा होता है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु अब ना तब फिसलने वाला है, सीमांत घर्षण। अगर कोई वस्तु फिसल रहा है तो गतिज या सर्पी घर्षण, और दोस्त मेरे अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो लोटेनिक घर्षण। अब इसका क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उससे कम होता है गतिज, स्थैतिक का ही दूसरा रूप सीमांत है, उससे कम होता है गतिज या सर्पी घर्षण, उससे कम होता है लोटेनिक घर्षण। सबसे कम घर्षण बल यानी घर्षण मतलब गति का विरोध जो होता है वो लोटेनिक घर्षण में होता है, सबसे कम विरोध लोटेनिक घर्षण में होता है। तो हम लोग जो रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है। लुढ़काना क्यों आसान है, क्योंकि लोटेनिक घर्षण का मान, घर्षण एक प्रकार का गति का विरोध है, लोटेनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। बॉल बियरिंग का भी काम है दोस्त मेरे, बॉल बियरिंग
अगर आप पढ़े होंगे बॉल बियरिंग का काम है गतिज को लोटेनिंग में बदलना, गतिज को लोटेनिंग में बदलना। बॉल बियरिंग का काम है गतिज घर्षण को किस में बदल देना दोस्त मेरे, लोटेनिंग घर्षण में बदल देना। स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा, उससे कम गतिज या सर्पी उससे कम लोटेनिंग। उसके बाद दोस्त मेरे अगर हम चलें सबसे ज्यादा देखो स्थैतिक, उससे कम गतिज या सर्पी उससे कम लोटेनिंग, एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है। बॉल बियरिंग का काम है गतिज को लोटेनिंग में बदलना, और रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटेनिंग घर्षण का मान गतिज घर्षण की तुलना में लोटेनिंग घर्षण का मान कम होता है। किसका मान कम होता है, लोटेनिंग घर्षण का मान कम होता है, इसलिए लुढ़काना आसान है। घर्षण एक प्रकार का विरोध है, तो लुढ़काओगे तो कम विरोध होगा। अब जो घर्षण गुणांक के बारे में जानते हो, मात्रहीन और विमाहीन राशि है, इसका मान 0 से 1 के बीच होता है और घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण गुणांक मात्रहीन और विमाहीन है, घर्षण गुणांक 0 से 1 के बीच होता है और घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ये तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। घर्षण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ये तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। कहते हैं घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है क्योंकि लुब्रिकेंट डालकर, स्नेहक डालकर इसको कम कर सकते हैं। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक है, जिसका ग्रेफाइट कहां पाया जाता है, पेंसिल में। सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण, सबसे कम लोटेनिंग घर्षण, बीच में गतिज या सर्पी घर्षण। लोटेनिंग घर्षण में विरोध कम होता है, इसलिए रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है। और घर्षण ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। घर्षण सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, घर्षण सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अनियमितता का कारण घर्षण है, धक्का देकर छोड़ दोगे रुक जाएगा, किस बल के कारण, घर्षण बल के कारण। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है और घर्षण गुणांक मात्रहीन और विमाहीन राशि है। अगला कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य की अगर हम बात करें, W बराबर होता है Fs cos थीटा। W बराबर Fs cos थीटा। जितना भी कार्य है, जितना भी ऊर्जा है, जितना भी शक्ति है, सब अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल है। एक सीजीएस मात्रक अर्घ है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ है तो एक अर्घ बराबर अगर कहेंगे तो 10⁻7 जूल हो जाएगा। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ, एक अर्घ बराबर कहेंगे 10⁻7 जूल। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ, एक अर्घ बराबर कहेंगे 10⁻7 जूल हो जाएगा। और दोस्त मेरे कहता है कार्य का मान 0 कब होगा, जब विस्थापन 0 होगा तो कार्य का मान 0 हो जाएगा, बल 0 होगा कार्य का मान 0 हो जाएगा। और थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 0 हो जाएगा। तो आप देखो कोई कुली बोझा लेकर जा रहा है तो कुली बल नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन इधर, तो 90 डिग्री बन रहा है, कार्य का मान 0 होगा। अगर एक व्यक्ति हाथ में कोई सामान लेकर खड़ा है तो विस्थापन का मान 0 है क्योंकि एलिया डोल ले रहा है, तो कार्य का मान 0 होगा। दीवार पर धक्का लगाएंगे, विस्थापन 0 होगा, कार्य का मान 0 होगा। सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, चढ़ के उतर जाएंगे, कार्य का मान 0 होगा क्योंकि चढ़ के उतर गए तो जहां थे वहीं आ गए, विस्थापन 0, कार्य का मान 0 होगा। लेकिन एक व्यक्ति पार्क में बैठकर पढ़ रहा है तो विस्थापन 0 है, विस्थापन अगर 0 हो जाएगा तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको दो ऑप्शन दे, एक व्यक्ति बोझा लेकर चल रहा है, एक व्यक्ति बैठकर पढ़ रहा है, किसमें कार्य 0 होगा, तो हमेशा याद रखना बैठकर जो पढ़ रहा है उसमें कार्य 0 होगा क्योंकि बोझा लेकर जो जा रहा है कभी थीटा 90 होगा, कभी नहीं होगा। तो जो बैठकर पढ़ रहा है उसका विस्थापन 0 होगा, इसलिए कार्य का मान 0 होगा। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, इसलिए क्योंकि W बराबर Fs cos थीटा और S अभी तुरंत पढ़ाए पीछे हम कि S का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है। तो S अगर धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, 0। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है क्योंकि घर्षण बल गति के विरोध में कार्य करता है। कहते हैं अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन 0 होगा, धक्का लगाओगे तो विस्थापन नहीं होगा, 0 होगा। अगर कोई 10 kg का बोझा लेकर कोई कई वर्षों तक खड़ा है तो विस्थापन 0 होगा, कार्य का मान 0 होगा। अगर 100 kg का बोझा लेकर मीलों दूर चल रहा है तो थीटा का मान 90 होगा, कार्य का मान 0 होगा। देखो अभी बोझा लेकर हम चल रहे हैं, बल नीचे की ओर, विस्थापन इधर 90 डिग्री। कहता अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर उतर गया तो किया गया कार्य का मान 0 होगा क्योंकि विस्थापन 0 होगा। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होगा। उठाकर रखने में किया गया कार्य, किसी वस्तु को उठाए रखने में किया गया कार्य 0 और उठाने में किया गया कार्य mgh। ये ध्यान रखना, किसी वस्तु को उठाए रखने में किया गया कार्य 0 और उठाने में किया गया कार्य हो जाएगा mgh। अब देखो E बराबर mc स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का नाम सुना होगा, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर बोले तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इसी को कहते हैं और आइंस्टाइन ने दिया था इसको, c प्रकाश का वेग है। और एक चीज ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। इसको इधर ले आएंगे तो यांत्रिक माइनस स्थितिज बराबर गतिज हो जाएगा। इस समीकरण में भी सवाल पूछा गया है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। फिर कहता है ऊर्जा का दो स्रोत है, एगो गैर परंपरागत या अपरंपरागत, अर्थात जो परंपराओं में नहीं हो, अर्थात जो नया हो, अर्थात जो नवीन हो। और नवीन हम लोग उसी को खोज रहे हैं जो समाप्त ना हो, जो समाप्त ना हो। इससे क्वेश्चन रहता है, देख लो, गैर परंपरागत या अपरंपरागत मतलब जो परंपराओं से नहीं, अर्थात जो नया है। नया है मतलब नवीन है, नवीन है मतलब समाप्त ना होने वाला है। तो दोस्तों मेरा ध्यान रखना, जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा हो और नष्ट न होने वाला हो उसे कहते हैं गैर परंपरागत या अपरंपरागत अर्थात नया। नया हम वही खोज रहे हैं जो नष्ट न होने वाला हो, जैसे सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ये सब कभी नष्ट नहीं होगा। अगर एग्जांपल है भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। लेकिन अगर कह देगा सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, कभी नहीं नष्ट होने वाला है। तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। जितना थर्मल पावर प्लांट है, बिजली जनरेट करने के लिए जीवाश्म ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं। तापीय विद्युत संयंत्रों में जो ईंधन है वो जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। जितना थर्मल पावर प्लांट है सब में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, अर्थात कोयला का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत जो पहले से चलता आ रहा है, पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है और नष्ट होने वाला है, परंपराओं से चलते आ रहा है, इसको कहते हैं अनवीन। इसको कहते हैं अनवीन, जो नवीन नहीं है, परंपराओं से चलते आ रहा है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, तेल, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। महासागरीय तापीय ऊर्जा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। महासागर के भिन्न भिन्न स्तर में ताप के अंतर के कारण होता है। महासागर की जो तापीय ऊर्जा है, महासागर के भिन्न भिन्न स्तर में ताप का अंतर अलग अलग है, 20 डिग्री का अंतर है अलग अलग स्तर में। उसी के कारण महासागरीय तापीय ऊर्जा है। महासागरीय तापीय ऊर्जा नया ऊर्जा का स्रोत है, नवीनतम ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत जो नष्ट होने वाला है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। अपरंपरागत जो नष्ट नहीं होने वाला है, नया है, सूर्य, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। फिर कहता है संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग दो प्रकार का, एक रेखीय संवेग, एक कोणीय संवेग। रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है और इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड या इसका SI मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का भी यही होता है, संवेग और आवेग का मात्रक और विमा समान है। संवेग और आवेग का मात्रक और विमा क्या है, समान है। इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड, mLt-1 सदिश राशि है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था।
स्थिति ऊर्जा कहता है किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी स्थिति ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी स्थिति ऊर्जा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई h हो, तो mgh। थोड़ा सा फास्ट तो पढ़ाएंगे दोस्त में ना, 3 घंटा में फिजिक्स कैसे कंप्लीट होगा। आ जाओ इधर, कहते हैं गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh में h क्या है? ऊंचाइयों में अंतर है। तो कहता है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है, अर्थात h पर निर्भर करता है। जल विद्युत संयंत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि यह प्रक्रिया जल के गति ऊर्जा द्वारा पूरा होता है। जल विद्युत संयंत्र में स्थिति ऊर्जा होता है बांध में, उसको गति ऊर्जा में कन्वर्ट करके तब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। स्थिति ऊर्जा का ही एग्जांपल मेनली पूछता है। स्थिति ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh। देख लो, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका हुआ पंखा, आकार में बदलाव का कारण शरीर में स्थिति ऊर्जा नहीं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होता है। कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने पर स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है, ये पूछता है। किसी भी स्प्रिंग को दबाने या फैलाने पर स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है। बांध में भंडारित पानी, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, तना हुआ गुलेल, देखो गुलेल कह दे, धनुष कह दे, गद्दा कह दे, बांध कह दे, स्प्रिंग कह दे, सब में स्थिति ऊर्जा होता है, यही पूछता है। ठीक है, गति ऊर्जा वगैरह का एग्जांपल नहीं के बराबर पूछता है। ये तो सबको पता है कौन कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है, ये एकदम चला ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेना। जब किसी गेंद को हम पीछे पढ़ाए थे, जब ऊपर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो हाइट बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा घटेगा। ऊपर से नीचे आएगा तो हाइट घटेगा, स्थिति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा। इसका मतलब स्थिति ऊर्जा में जितना वृद्धि होगा गति ऊर्जा में उतना कमी होगा, स्थिति ऊर्जा में जितना कमी होगा गति ऊर्जा में उतना वृद्धि होगा। और कुल ऊर्जा और जी का मान हमेशा नियत रहेगा, पीछे भी पढ़ाएं। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो गति ऊर्जा में जितनी कमी या वृद्धि होती है स्थिति ऊर्जा में कम से वृद्धि या कमी के बराबर होता है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। बोले ना, ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर गिरे, कुल ऊर्जा जी का मान नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है। साइकिल चलाने में जो रासायनिक ऊर्जा है पेशीय ऊर्जा में, अपना पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, हमारे अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी पेशियों की ऊर्जा में, अब पेशीय ऊर्जा ही साइकिल को चलाता है यांत्रिक ऊर्जा। मतलब रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर है उससे पेशीय ऊर्जा किस में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा के स्रोत कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना था, और ऊर्जा का स्रोत कोयला। अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है वो अपने हाथ को पीछे खींचता है, समय ज्यादा लगेगा, लगने वाला बल कम होगा। ये आवेग का एग्जांपल, ये पूरा का पूरा एग्जांपल किसका है दोस्त मेरे? इसका संबंध आवेग से है। अगर कोई खिलाड़ी दोस्त मेरे, अगर कोई खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींचता है तो भैया समय का मान बढ़ाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समय का मान बढ़ाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यह आवेग का एग्जांपल है। आवेग भी सदिश राशि है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कोणीय गति के लिए प्रयोग किया जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत रेखीय गति के लिए, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कोणीय गति के लिए। कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण जहां भी टक्कर हो संवेग संरक्षण मार देना। कहता है बाह्य बल की अनुपस्थिति में कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। पहली बार यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कुल कोणीय संवेग संरक्षित होता है। टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। आपको पता होगा बंदूक वाला mb/v बराबर -of mg/vg का मामला आपको पता होगा। मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, एकदम 3 को वैल्यू दिया हुआ रहेगा, चौथा निकाल देगा। बंदूक से निकली हुई गोली संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम का दूसरा रूप है, और तृतीय नियम गति के नियम के सभी उदाहरण से समझा जा सकता है। आपको कहेगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन का तीसरा नियम का ही दूसरा रूप है। और ये देख लो दोस्तों, प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर और प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, 3 प्रकार का टक्कर होता है। ये प्रत्यास्थ टक्कर जितनी ऊंचाई से गिरा है उतनी ही ऊंचाई उछल गया तो प्रत्यास्थ टक्कर। एक और प्रत्यास्थ टक्कर जितनी ऊंचाई से गिरा है उससे कम ऊंचाई उछला, और प्रत्यास्थ टक्कर। जब दोनों टकरा के साथ साथ चल दिया, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। देख लो, प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ, जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ऊंचाई उछला, जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ऊंचाई उछला तो प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ। जितनी ऊंचाई से गिरा है उससे कम उछला अप्रत्यास्थ। अब दोनों साथ साथ चल दिया, पूर्णतः अप्रत्यास्थ। सब में संवेग संरक्षित रहेगा। जितना भी प्रकार का टक्कर होगा सब में संवेग संरक्षित रहेगा। ये जितना वेग से आया उतने वेग से गया, इसमें गति ऊर्जा भी संरक्षित रहेगा। इसमें जितना वेग से आया उससे कम वेग से गया, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। संवेग सब में संरक्षित, और जकरा में ओ लगा हुआ होगा ओकरा में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा। ध्यान रखना। एकर प्रत्यास्थ गुणांक E बराबर 1, एकर लेस देन 1, एकर इक्वल टू 0। तुमको क्वेश्चन पूछेगा एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया, बताइए ये कौन टक्कर है? तो ऑब्वियसली गिराएंगे तो उससे जितना ऊपर से गिराएंगे उससे कम उछलेगा, और कम उछलेगा तो ये प्रत्यास्थ टक्कर है। मेनली यही